नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। सरकार बनते ही मोदी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि इस बार सरकार में किस मंत्री का कौन सा मंत्रालय मिलेगा, और इसकी पहली बैठक में इसका फैसला ले लिया गया। पहली बैठक में पीएम मोदी की टीम की तस्वीरें साफ हो गई। किस खिलाड़ी कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका फैसला हो चुका। सभी 2024 के खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी दे दी गई और मोदी सरकार ने इस बार गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे अहम जिम्मेदारी से कोई समझौता नहीं किया, कोई दबाव नहीं माना। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बड़ी और अहम जिम्मेदारी अपने पास रखे हुई है। आखिर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किसको मिली है कौन सी जिम्मेदारी, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग की, अपनी सरकार का एजेंडा साफ कर दिया। रविवार को शपथ ग्रहण कुछ ही घंटों के बाद पीएम मोदी एक्शन में आ गए। दफ्तर गए, अपने दफ्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की, फिर पहली फाइन पर साइन किए। पीएम मोदी ने जिस पहली फाइन पर साइन किए वो किसान भाइयों से जुड़ी थी। पीएम मोदी ने खटाखट 20,000 करोड़ की किसान निधि जारी करने का आदेश कर दिया। पीएम मोदी चुनाव के दौरान ही बता चुके हैं कि सरकार के अगले 100 दिनों का एजेंडा कैसा होगा, उसका तैयारी हो चुकी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस बार 125 दिनों का एजेंडा तैयार किया गया है। 25 दिन देश के युवाओं के नाम रहने वाला है। आखिर क्या है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एजेंडा, आज मैं अब राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। यह पहली बार है जब पीएम मोदी सत्ता में आए और उनके पास पूर्ण बहुमत की आंकड़े नहीं है। नरेंद्र मोदी पिछले 23 साल से सत्ता के शिखर पर है। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला। 10 साल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर काम संभाल रहे हैं। पीएम मोदी की ये प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी और बड़ी पारी है। लेकिन पिछले 23 साल में ऐसे हालात पहली बार बने हैं जब नरेंद्र मोदी को उनके सहयोगियों के ठिकाने बैठना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछली 2 पारियों में जिन निर्णयों की वजह से, जिन फैसलों की वजह से पीएम मोदी के मजबूत इरादों जनता ने देखा, ऐसे फैसले से क्या फिर मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पार पा जाएंगे? ये सवाल राजनीति के गलियारों में खूब चल रहा है। विपक्ष खूब पूछ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है उनके साथी उनका साथ छोड़ दे। इस पर लगातार उनके विरोधी बातचीत कर रहे हैं। उसके में क्या सच्चाई है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। 2024 के महासंग्राम में महाविजय के बाद एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बन गई। विकसित भारत का संकल्प, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1962 के बाद यह पहला मौका है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना। और पीएम मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं।
मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आईएनबी मिनिस्ट्री अपने पास में रखी है। मोदी कैबिनेट में अमित शाह को फिर से गृह मंत्रालय दिया गया, राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी जयशंकर को सौंपी, सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी नितिन गडकरी को दी, हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय भी संभालेंगे। और पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 2 मंत्रालय मिले हैं। चौहान साहब को पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान सौंपी है, कृषि मंत्रालय भी उनको सौंपा गया है। यह बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पोर्टफोलियो उनको दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पावर मिनिस्टर बनाया गया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को हिंदुस्तान का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, जो बहुत अहम मंत्रालय है। इससे पहले भी जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल चुके हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार में यह सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। इससे पहले 2014 में जब मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उनके साथ 46 सांसद भी मंत्री बने थे और साल 2019 में पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में 59 मंत्री शामिल हुए थे और 2024 में एनडीए की सरकार में सबसे ज्यादा नहीं, यानी 71 मंत्री शामिल हुए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अभी मोदी कैबिनेट में 9 सांसद और मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक मैक्सिमम 81 मंत्रियों की सीमा तय है। ऐसे में 9 मंत्रियों की जगह बाकी है। मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर मंत्री होते हैं कैबिनेट, उसके बाद जो दूसरे नंबर के ताकतवर मंत्री होते हैं उसको स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है और उसके बाद में राज्य मंत्री होता है। जिन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है उन्हें बाकी सांसदों की तुलना में हर महीने अलग से भत्ता भी दिया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री में क्या फर्क होता है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना चाहता हूं। समझिए, हिंदुस्तान में सबसे पहले कैबिनेट मंत्री की बात मैं करता हूं। कैबिनेट मंत्री सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता है, रिपोर्ट करता है और जो कैबिनेट मंत्री को मंत्रालय दिया जाता है उसकी पूरी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री की होती है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करूं तो कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। इसके अलावा यह भी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। राज्य मंत्री की मैं बात करूं तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की मदद करते हैं, इसलिए उनको राज्य मंत्री बनाया जाता है। और कैबिनेट मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार भी, इनकी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को ही होती है, जबकि राज्य मंत्री की जो रिपोर्टिंग होती है वो अपने सीनियर कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है। और एक मंत्रालय में एक से ज्यादा भी राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, जैसे नितिन गडकरी साहब के पास दे दिए, और दूसरे मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री की बैठक में शामिल होना जरूरी होता है। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पास भी अपना मंत्रालय होता है, यह भी कैबिनेट मंत्री को सपोर्ट करते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं करते। जबकि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री निभाता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट की बैठक में लेती है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते और राज्य मंत्री भी कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने मंत्रियों को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह होता है कि साहब मंत्री की सैलरी कितनी होती है, सांसदों की सैलरी कितनी होती है, प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो सांसद, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनते हैं उनको हर महीने बाकी सांसदों से अलग से ज्यादा भत्ता मिलता है। यह डिफरेंट होता है बाकी सांसदों में, मंत्री में और प्रधानमंत्री में। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि प्रधानमंत्री पद की शपथ के कुछ घंटे के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके मंत्री लगातार एक्शन में हैं। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा फैसला ले लिया। कार्यभार संभालते ही पीएम किसान निधि सम्मान योजना से जुड़ी फाइल पर साइन किए। पीएम किसान निधि सम्मान योजना की 17वीं किस्त में एक जुड़ी फाइल को हरी झंडी दे दी है और इसके जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे हिंदुस्तान के 9 करोड़ से ज्यादा किसान भाइयों को फायदा होगा। अगर आपका नाम भी पीएम किसान सम्मान निधि में है तो आप किसान पोर्टल पर जाकर अपने खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के आने की स्टेटस चेक कर सकते हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप कैसे पोर्टल पर स्टेटस चेक करते हैं, उसको भी समझना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। पीएम किसान पोर्टल www.pmkisan.org पर जाएं, किसान कॉर्नर पर क्लिक करें, बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन को चुनें, अपना राज्य यानी किस राज्य से आपका नाता है, कहां रहते हैं, कौन सा जिला पड़ता है, किस तहसील से आते हैं, किस ब्लॉक या गांव के कस्बे के आते हैं, उसकी डिटेल्स को भरें। गेट रिपोर्ट बटन का क्लिक करें और यहां पर बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम आपको दिख जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पीएम मोदी के कार्यकाल पर हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। पीएम मोदी चुनाव के दौरान कह चुके हैं कि अगले 100 दिनों का प्लान तैयार है और इस 100 दिनों में कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। अपने मंत्रियों को उन्होंने सख्त नसीहत दे दी है, उनसे साफ कह दिया कि मीडिया में बयानबाजी से बचें, अपने काम पर ध्यान दें, टाइमिंग का ध्यान न रखें और सारे मंत्रियों को साफ कह दिया है कि ज्यादा काम पर फोकस करें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने जो खिलाड़ी हैं, मंत्री हैं, उनके साथ अगले 100 दिन का किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, वो तस्वीरों के जरिए आप देखिए। वो बैठक कर रहे हैं, ये तस्वीर बहुत ज्यादा है। कप्तान पूरा नरेंद्र मोदी का जो फोकस है अपनी टीम पर है कि उनकी टीम शानदार प्रदर्शन किस तरीके से करेगी। चूंकि कैप्टन पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कैप्टन के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, चूंकि कई ऑलराउंडर भी हैं। इसके लिए अगले 100 दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज ए कप्तान के तौर पर अपने खिलाड़ियों को बहुत टिप्स दे रहे हैं कि किस तरीके से मैदान में जाकर हिट्स लगाने हैं, किस तरीके से फील्डिंग करनी है, किस तरह से बैटिंग करनी है, किस तरह से बॉलिंग करनी है। तमाम तरह की तैयारियों को उनको तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ से पहले ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों से आखिर क्या कुछ कहा और खुद खिलाड़ी यानी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले किस तरीके से अपने अंदाज में बता रहे हैं, खुद सुनिए। बातें हुई, उन्होंने बताया कि भाई जो मंत्री बनेंगे, आप जो बन रहे हैं, उन्होंने लोगों से संवाद रखना है, लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना है और जनता के लिए काम करने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। उसके साथ साथ 100 दिन का उनका प्लान है, उस प्लान के बारे में उन्होंने बताया कि उनको जल्दी उन्होंने जो प्लानिंग किया है उसके मुताबिक निर्णय लेने हैं और वो निर्णय मुझे लगता है कि 100 दिनों में बहुत अच्छे निर्णय हो जाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीद है कि उनकी टीम मजे हुए खिलाड़ियों की तरह दमदार तरीके से प्रदर्शन करेगी। चुनाव के दौरान ही पीएम मोदी ने टीम को अपने 5 साल का रोड मैप और अगले 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए 100 दिन के एजेंडे को कैसे तैयार किया गया है, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, बहुत जरूरी है कि अगले 100 दिन हिंदुस्तान के लिए कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक्शन प्लान की अगर मैं बात करूं तो टॉप सचिवों की 10 कमेटी बनाई गई थी। सभी मंत्रालय और राज्य सरकारों से सलाह ली गई। इसके लिए 20 लाख लोगों से सुझाव मांगे गए। अगले 100 दिनों के एजेंडे पर चर्चा भी हुई और प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। चुनाव के दौरान युवाओं के जोश को भांपते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि इसमें 25 दिन और जोड़े जाने चाहिए, यानी 100 की जगह अब 125 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने तीसरे टर्म में सरकार के 125 दिनों के प्लान को लेकर चुनाव के दौरान ही करीब करीब अपने हर रैली और इंटरव्यू में बताया है। 2024 के चुनाव में अपनी आखिरी रैली में पीएम मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में अपने 125 दिनों के प्लान को लेकर क्या कुछ कहा था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में क्या कुछ कहा। तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वह हिंदुस्तान के युवाओं के लिए शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। रोजगार पर बात होगी, स्किल डेवलपमेंट पर भी सुधार की जरूरत है, स्पोर्ट्स को भी जोड़ा गया है। और हमारे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि 125 दिनों में कई विकास काम होने हैं, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें पहले दिन से बनी हुई हैं। आने वाले 125 दिनों में मोदी सरकार क्या क्या करने वाली है, मोदी सरकार का एजेंडा क्या होगा, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। समझिए कि अगले 100 दिनों में क्या होता है। नंबर 1, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान में बहुत टाइम से हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, सूत्र यह भी बता रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव करना, वक्फ बोर्ड खत्म करना, इस तरह के सूत्र बता रहे हैं कि इसके एजेंडे में यह चीज शामिल है। महिला आरक्षण, 70 साल में बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, पेपर लीक नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कानून, सीए कंप्लीट, इंप्लीमेंटेशन यूनियन बजट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जनगणना नियंत्रण कानून, लखपति दीदी की तादाद 3 करोड़ तक ले जाना और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, जिस पर लगातार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में भी कई बार करते हैं। इसके अलावा स्केल, स्कोप, स्पीड, स्किल के एजेंडे पर काम करना, यह नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, जिस पर अमली जामा पहचानने के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों पर फिलहाल साफ नहीं दिखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि मोदी है तो मुमकिन है। और यही वजह है कि तीसरी बार संभालते ही पीएम मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को संबोधित किया, उनसे बात की, उन्हें जोश बढ़ाने का काम किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि पीएमओ के अधिकारियों को, कर्मचारियों को किस तरीके से उन्होंने जोश हाई किया। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा 2047,
विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने ये भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से चाहता हूं, और उसमें भी मैंने मिला हुआ काम समय से पूरा कर दिया। मुझे मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कई बार सार्वजनिक मंच से कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसले वाला होगा। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि पिछले 10 साल का काम तो सिर्फ टेलर है, और भारत में करीब 6 दशक बाद ऐसा हुआ जब कोई नेता लगातार प्रधानमंत्री बना तीसरी बार। इसीलिए नई सरकार से लोगों को नई उम्मीदें हैं, नई चुनौतियां भी बेशुमार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली 2 सरकारों में बीजेपी अकेले बहुमत के पार थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। बीजेपी इस बार सहयोगी दलों पर निर्भर उनके साथ तालमेल बनाकर चलने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पीएम मोदी पिछले 23 साल से सत्ता के शिखर पर है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब मोदी सत्ता में है पर बहुमत पूर्ण नहीं है, क्योंकि सहयोगियों का साथ है। राजनीतिक जीवन में सत्तासीन होने की पहले हालात है जब उनको दूसरे सहयोगियों के सहारे कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है। इसलिए सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाकर चलना सबसे बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने है, जबकि जब उनके साथ नायडू और नीतीश कुमार जैसे नेता हैं, और इनका इतिहास क्या है वो सब जानते हैं। गठबंधन धर्म कैसे संभालेंगे पीएम मोदी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपस में तालमेल कैसे बनेगा, कब तक ये तालमेल टिका रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीजेपी से अलग विचारधारा के सहयोगियों को कैसे अपने साथ लेकर चलेंगे, और पिछली 2 पारियों में जिन फैसलों की वजह से मोदी सरकार ने मजबूत इरादों से हिंदुस्तान की जनता को उनके संकल्पों के बारे में बताया था, ऐसे फैसले क्या पीएम मोदी फिर से लेंगे तीसरे कार्यकाल में? ये एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में बना हुआ है, क्योंकि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत विपक्ष से कैसे निपटेंगे, अब नीतियों को लागू कराने में विपक्ष को साथ लेकर कैसे चलेंगे नरेंद्र मोदी? ये कुछ सवाल हैं जो लगातार विपक्ष के नेता बार बार उठा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ये मोदी के नेतृत्व की पहली परीक्षा जैसा होगा, और पिछले 2 कार्यकालों में यानी 10 सालों में विपक्ष मजबूत नहीं था। जनता और देश हित के फैसले लेने में कोई खास दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन तीसरी बार में ऐसा है कि विपक्ष इस बार मजबूती नहीं, बहुत ज्यादा आक्रामक भी है। ऐसे में नीतियों को लागू कराने के दौरान मोदी सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि विपक्ष को साथ लेकर चलना भी बहुत जरूरी होगा, और इस चुनौती से भी इस सरकार को पार पाना होगा। इस बार विपक्ष ने आरक्षण, संविधान बचाओ के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, जनता के दिल को छू लेने वाले मुद्दे चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया था, और जिसका फायदा विपक्ष को हुआ। ऐसे में विपक्ष आगे भी यह मुद्दा जोर शोर से उठाता रहेगा। आने वाले वक्त में मोदी सरकार के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, और इस तरह के कई सवाल हैं। राजनीति में खासकर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के इतिहास को देखते हुए यह कहना लाजमी है, मेहनत और फोकस पीएम मोदी की कार्यशैली का बहुत अहम हिस्सा है। उनका ये तौर तरीका है, चूंकि वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रियों से भी कहा है कि मेहनत करें, बिना टाइम देखे लगातार अपने दफ्तर पहुंचे और बयानबाजी से बचते रहें, चूंकि वक्त वक्त पर नरेंद्र मोदी अपने इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते रहेंगे। अलग अलग अपने मंत्रालय को वो नजर बनाए रखेंगे, चूंकि उनका काम करने का तरीका है, और नरेंद्र मोदी हर काम को बहुत बारीकी से देखते हैं। तो इसीलिए मंत्री परिषद के चेहरे हो, या राज्य के मुख्यमंत्री हो, या पार्टी की जिम्मेदारी हो, या राष्ट्रपति का चुनाव हो, टिकटों की बंटवारी हो, या मोदी हमेशा दूसरों को अपने चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसे ही फैसले किए, क्योंकि मंत्रालय के 20 घंटे से ज्यादा के बाद लगातार लोग ये इंतजार कर रहे थे आखिर किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, किसी को कोई मंत्रालय सूत्रों के हवाले से भी नहीं लगा। जो फैसला नरेंद्र मोदी ने कर दिया, वो नीतीश बाबू से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक और मोदी सरकार के तमाम मंत्री तक वो मान गए।
और आने वाले वक्त में देखते हैं कि इसकी दिशा और दशा क्या होगी। आने वाले वक्त में देखते हैं कि सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, किस तरीके से आगे तालमेल बिठा पाते हैं। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे होगी।